हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पीपल डीजे में। तो चलिए आज एक इम्पॉर्टेंट सेशन हम शुरू करते हैं जो कि आपका केवीएस पीआरटी के अंदर जो ईवीएस हमसे पूछा जाता है उसमें आपकी जो थीम्स हमें मेंशन की गई है उनकी मैं मैराथन सेशन आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। जैसा कि हम सभी को पता है कि एग्ज़ाम बहुत पास है तो एक फाइनल रिवीजन की ज़रूरत आप सभी को है और कहीं ना कहीं आप लोगों के माइंड में ये सवाल है कि ये जो थीम हमें मेंशन है ये हम कौन से क्लास तक का कंटेंट पढ़ें। तो देखिए यहाँ पे मोटे मोटे तौर पे आपका क्लास 3rd से लेकर क्लास 5th तक की एनसीईआरटी में जो आपका वाटर से रिलेटेड जो भी पॉइंट दे रखे हैं मैंने कोशिश की है कि आज की वीडियो में मैं कंबाइन कर सकूं और जो भी आप यहाँ पे कटिंग देखेंगे वो सारी एनसीईआरटी की कटिंग है ताकि आप लोगों को एनसीईआरटी एक शॉर्ट मैनर में रिवाइज हो सके। इसके अलावा यहाँ पे आपको साइड में यहाँ पे एनसीईआरटी की कटिंग देखेंगे जो कि मैंने मोस्टली कोशिश की है कि आपका बाइलिंगुअल रखूं ताकि अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेके इसे क्रॉप कर सकते हैं ताकि आप बाद में इस चीज़ को रिवाइज कर सकें। अब देखिए यहाँ पर अगर हम वाटर थीम की बात करें तो वाटर थीम में आपको सबसे पहले क्या जानना है। वाटर थीम में आपको सबसे पहले ये जानना है कि वर्ल्ड वाटर डे आपका कब सेलिब्रेट किया जाता है। ये एक आपका जनरल अवेयरनेस का भी क्वेश्चन हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट जो आपका यहाँ पे कवर हो रहा है वो हो रहा है वर्ल्ड वाटर डे आपका कब सेलिब्रेट होता है। ये आपका सेलिब्रेट होता है कब, 22 मार्च को, यानी कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, हर वर्ष 22 मार्च को यहाँ पे मनाया जाता है। अब देखिए अगर हम इस ईयर की बात करें यानी कि 2023 की बात करें तो मार्च का महीना अभी आया नहीं है, अभी मार्च से पहले ही आपके ये जो पीआरटी के पेपर हैं वो हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको याद क्या रखना है, यहाँ पे याद रखना है कि 2022 में यानी कि अभी 2023 आपका चल रहा है, 2023 चल रहा है, 2022 में यानी कि 2022 में जो आपका वाटर डे यहाँ पे मनाया गया, वर्ल्ड वाटर डे मनाया गया, इसकी क्या थीम रही होगी। तो देखिए ये आप स्क्रीन में भी देख सकते हैं, स्क्रीन में आपको शो हो रहा है जो आपका 2022 में जो वर्ल्ड वाटर डे आपका कब यहाँ पे 22 मार्च को सेलिब्रेट किया गया, उसका जो थीम था आपका ये क्या था, ग्राउंड वाटर। तो देखिए ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं क्योंकि वाटर से रिलेटेड है। अब देखिए इसका पूरा थीम का नाम क्या था, इस पूरे थीम का नाम था ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। तो देखिए ये आपको कुछ बेसिक चीजें, अगर आप वाटर थीम पढ़ रहे हैं तो आपको ये जो आप कंटेंट आप पढ़ेंगे इसको आप करंट के साथ भी जोड़ते हुए चलिए, क्योंकि देखिए वाटर से रिलेटेड आपके जितने एक्ट बने थे उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, एनसीईआरटी के कंटेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। तो देखिए मैंने अभी 2 पॉइंट कवर कर लिए कि आपका 22 मार्च को जो है वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट किया जाता है और आपका लास्ट ईयर जो है यानी कि 2022 में आपका जो थीम रखा गया था वो क्या था, वो था आपका ग्राउंड वाटर। क्यों ग्राउंड वाटर रखा होगा, इसका रीज़न क्या है कि टाइम के साथ ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो कम होते जा रहा है, तो हमें इसकी प्रिवेंशन को लेकर, इसकी केयर को लेके हमें यहाँ पे ध्यान देना है, हमें अवेयरनेस स्प्रेड करनी है, इस वजह से ये थीम यहाँ पे रखा गया। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगर आप एनसीईआरटी को बहुत ध्यान से पढ़ते हैं तो देखिए एनसीईआरटी में ना कुछ बॉक्सेस होते हैं, जैसे ब्लू कलर के बॉक्सेस होते हैं जिनमें डू यू नो के कुछ फैक्ट वगैरह लिखे होते हैं। तो उनमें से एक फैक्ट यहाँ पे हमें 2003 का भी यहाँ पे बता रखा है। अब देखिए 2003 में यहाँ पे ऑब्जर्व क्या किया गया, इंटरनेशनल ईयर बना दिया गया था, पूरा एक जल वर्ष बना दिया गया था 2003 को, जिसके अंदर यहाँ पे जो फ्रेश वाटर होता है उसके बारे में लोगों को अवेयरनेस फैलाई गई। अब देखिए कारण क्या था, आपको पता है कि पानी क्या है, जल क्या है, एक आप कहेंगे कि प्राकृतिक संसाधन है, एक क्या है, नेचुरल रिसोर्स है। अब अगर हम फ्रेश वाटर की बात करें तो फ्रेश वाटर का जो लेवल है आपका गिरता जा रहा है, यानी कि जो आपका ये प्राकृतिक संसाधन है इसके जो घटते स्तर को ध्यान में रखते हुए पूरे वर्ष में आपका क्या मनाया गया, इसमें आपका अवेयरनेस को लेकर ध्यान दिया गया।
इसमें जागरूक बनाया गया लोगों को कि हम लोगों को फ्रेश वाटर को बचाना है। अगर हम फ्रेश वाटर को नहीं बचाएंगे तो आगे आने वाली पीढ़ी को यहाँ पे फ्रेश वाटर नहीं मिलेगा। और जैसे कि हमें पता है कि हमारी जो पृथ्वी है उसे ब्लू प्लैनेट कहते हैं, हमारी अर्थ को क्या कहते हैं, नीला ग्रह कहते हैं, पर फिर भी कहीं ना कहीं फ्रेश वाटर की कमी होती है। इस वजह से 2003 को एक इंटरनेशनल ईयर बनाया था जिसके अंदर यहाँ पे फ्रेश वाटर को लेके लोगों को अवेयर किया गया था, उन्हें जागरूक किया गया था। आई होप ये पॉइंट्स यहाँ तक आपको क्लियर हुए होंगे। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ें तो देखिए आपके शायद क्लास 6 की एनसीईआरटी में एक चैप्टर है साइंस की बुक में, जिसके अंदर हमें बताया गया है कि 22 मार्च को तो आपका वर्ल्ड वाटर डे बनाया गया। अब देखिए इसके बाद पूरा बताया गया है कि 22 मार्च 2005 से लेकर 2015 तक का, यानी कि अगर मैं देखूं तो कितने ईयर, ये एक दशक है, यानी कि 10 साल का आपका एक थीम रखा गया। वो क्या रखा गया? वो रखा गया वाटर फॉर लाइफ। क्या थीम रखा गया? आप यहाँ पे स्क्रीन में देख सकते हैं। थीम रखा गया वाटर फॉर लाइफ, यानी कि जीवन के लिए जल। जल जो है हमारे जीवन के लिए एक आवश्यक तत्व माना जाता है, एक आपका एसेंशियल एलिमेंट है जिसको हमें बचाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो एक अंतरराष्ट्रीय दशक बनाया गया, एक पूरा 10 साल का एक एम रखा गया जिसमें लोगों को ये बताया गया कि हमारे जीवन के लिए, हमारी लाइफ के लिए वाटर की क्या इंपॉर्टेंस है। तो ये कुछ बेसिक चीजें आप देख सकते हैं और ये लोगो भी आप देख सकते हैं जो कि आपको स्क्रीन में यहाँ पे शो हो रहा होगा। इसके अलावा देखिए अभी आपने कुछ सालों पहले ही 2016 में अगर हम देखें तो यहाँ पे हम लोगों के सामने एक मिशन बनाया गया था, एक एम रखा गया था जो कि था स्वच्छ भारत अभियान। क्या था एम? स्वच्छ भारत अभियान का ये एम रखा गया था, जिसके अंदर क्या था, एक न्यू मिशन था कि हम लोगों को क्या करना है, हमारी गवर्नमेंट का ये मानना था या फिर हम लोगों के अंदर एक अवेयरनेस लाने के लिए स्वच्छ भारत अभियान रखे गए, जिसके अंदर ये बोला गया कि हम लोगों को जो सीवेज डिस्पोजल है, यानी कि जो सीवेज का वेस्ट होता है उसको हमें कैसे डिस्पोज करना है। हम लोगों को यहाँ पे अलग अलग तरीके के जो डस्टबिन है उसको इंट्रोड्यूस करके उसके अवेयरनेस यहाँ पे बताई गई। साथ ही साथ हम लोगों को यहाँ पे टॉयलेट्स वगैरह प्रोवाइड करने के लिए बोला गया, क्योंकि देखिए ये सारा वेस्ट जो है कहीं ना कहीं हमारे आसपास के एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रहा है, खराब कर रहा है। तो यहाँ पे 2016 में आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पे एक नया इनिशिएटिव लिया था, एक नया मिशन यहाँ पे रखा था जिसका नाम क्या था, स्वच्छ भारत अभियान। आई होप यहाँ तक जो मैंने आपको ये कंटेंट एक्सप्लेन किया वो आपको क्लियर हुआ होगा। अब मैं ये पार्ट जरा रब कर देती हूँ, फिर हम आगे का कंटेंट यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब देखिए अगर हम यहाँ पे स्वच्छ भारत अभियान की बात करें तो यहाँ पे हमें गंगा एक्शन प्लान के बारे में कभी नहीं भूलना है। ये एक इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव लिया गया था। अब देखिए जैसा कि आप सभी को पता है कि गंगा जो है वो आपकी एक पवित्र नदी है जिसको पोल्यूशन से बचाने के लिए अलग अलग टाइम में इनिशिएटिव लिए गए, जिसमें आपका यहाँ पे बताया गया है कि एक बहुत बड़ा आपका प्लान यहाँ पे बनाया गया था। अब देखिए ये दोनों कटिंग यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में, थोड़ा सा यहाँ पे मैनेज कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे एक बड़े अमाउंट में एक प्लान बनाया गया जिसके अंदर यहाँ पर एक इनिशिएटिव लिया गया, किसके लिए, गंगा एक्शन प्लान के लिए। और देखिए ये आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि गंगा एक्शन प्लान जो आपका बनाया गया था ये आपका कब लॉन्च हुआ था? ये आपका 1985 में लॉन्च हुआ था। आप देख सकते हैं ये सारी एनसीईआरटी की कटिंग है। अब देखिए इसका एम क्या था ये भी आपको पता होना चाहिए। इसका एम ये था कि हम लोगों को कोशिश करनी है कि जो पोल्यूशन का जो लेवल है, जो आपका यहाँ पे प्रदूषण का जो स्तर है, जो रिवर को गंदा कर रहा है, उसको हमें क्या करना है, उसको कम करना है। यहाँ पे हमारा एम क्या था, रिड्यूस द पोल्यूशन लेवल ऑफ रिवर, यानी कि जो आपका प्रदूषण का जो आपका स्तर है
उसे क्या करना है, उसे यहाँ पे आपका कम करना है, ये यहाँ पे एम रखा गया। पर देखिए जैसा कि हम सभी को पता है कि इस इनिशिएटिव को लिया तो गया बट ये इनिशिएटिव उतना सक्सेसफुल हुआ नहीं था। अब इस इनिशिएटिव को यहाँ पे और बेहतरीन बनाने के लिए जब यहाँ पे स्वच्छ भारत अभियान आया तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया जिसको हम यहाँ पे NMCG के नाम से जानते हैं। यानी कि NMCG क्या है, नेशनल मिशन टू क्लीन गंगा, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। यानी कि एक नेशनल इनिशिएटिव लिया गया, नेशनल मिशन एक बनाया गया जिसमें हमारी गंगा को यहाँ पे क्लीन करने की बात बोली गई। और ये कब बोला गया, स्वच्छ भारत अभियान के साथ ही 2016 में इसको यहाँ पे लॉन्च किया गया। तो देखिए यहाँ पे आपको जो भी थीम आपकी ईवीएस के अंदर मेंशन है उसमें आपको पढ़ना क्या है, उससे रिलेटेड जो भी पॉइंट आपके एनसीईआरटी में। अब आप सोचेंगे कि ये तो जनरल अवेयरनेस की चीज़ें हैं, ये जनरल अवेयरनेस की चीज़ें हैं जरूर, बट आपकी एनसीईआरटी में सारे पॉइंट यहाँ पे मेंशन्ड हैं जो कि आपको यहाँ पे पढ़ने हैं। क्योंकि देखिए अगर एनसीईआरटी में दिया है तो यानी कि आपके कोर्स से लिंक है, और अगर आप वो चीज़ छोड़ देते हैं तो यहाँ पे गलती आपके थ्रू होगी, ना कि एग्जामिनर के थ्रू। इसके अलावा देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें, अगला टर्म आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है हाइड्रोस्फेयर। हाइड्रोस्फेयर किसको बोलते हैं, हाइड्रोस्फेयर हम बोलते हैं जल मंडल को। तो देखिए ये पॉइंट काफ़ी लंबा है, मतलब एक पैराग्राफ फॉर्म में है, तो मैं वर्बली आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो देखिए यहाँ पे अगर हम जल की बात करें, अगर हम वाटर की बात करें, तो देखिए वाटर जो है आपके जितने भी आपके यहाँ पे डोमेन्स हैं उसके अंदर ये हाइड्रोस्फेयर के अंदर काउंट होता है। यानी कि ये किसका पार्ट है, ये जल मंडल का आपका भाग है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको जल के बारे में क्या पता होना चाहिए कि हमारी जो पृथ्वी है, हमारा जो अर्थ है उसको क्या बोलते हैं, उसको यहाँ पे ब्लू प्लैनेट बोला जाता है। ये तो आप सभी ने ही क्लास 6 से ही पढ़ा है कि अर्थ क्या है, अर्थ एक ब्लू प्लैनेट है, एक नीला ग्रह है। क्यों, क्योंकि इसका आप मान के चलिए कि 71% जो है अर्थ का वो आपका किससे ढका हुआ है, वो आपका पानी से ढका हुआ है। 71% जो जल भाग है, जो पृथ्वी का भाग है, वो आपका पानी से ढका हुआ है, जबकि 29 यानी कि 29% जो है आपका लैंड यहाँ पे रहता है। साथ ही साथ अगर हम हाइड्रोस्फेयर में देखें यानी कि जल मंडल में देखें कि क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो देखिए जल मंडल में, हाइड्रोस्फेयर में वाटर के सभी फॉर्म्स को लिया जाता है। जैसे कि यहाँ पे आपको पता है कि वाटर के क्या क्या फॉर्म है, वाटर आपका सॉलिड फॉर्म में भी होता है, वाटर आपका लिक्विड फॉर्म में भी होता है, गैसेस फॉर्म में भी होता है। तो देखिए जो रनिंग वाटर होते हैं जो ओशंस में हैं वो भी आपका हाइड्रोस्फेयर का पार्ट है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे नदियाँ, झीलें, यहाँ पे आपका जो हमारी ग्लेशियर्स हैं, जो हमारी आइस कैप्स हैं वो देखें, तो पानी के हर तरीके का आपका जो वाटर का जितने भी फॉर्म्स हैं वो किसके अंदर आ जाएंगे, हाइड्रोस्फेयर के अंदर आ जाएंगे। अब आपके दिमाग में ये सवाल होगा कि इससे हमें क्या क्या चीजें याद रखनी है। इससे हमें याद रखना है कि जो वाटर है, जो आपका जल है, वो किस स्फेयर के अंदर आएगा, वो हाइड्रोस्फेयर के अंदर आएगा, जो कि जल मंडल आपका कहलाता है। साथ ही साथ इसमें आपको क्या याद रखना है कि हमारी जो अर्थ है, हमारा जो पृथ्वी है, उसको क्या बोला जाता है, उसको यहाँ पे नीला ग्रह बोला जाता है, ब्लू प्लैनेट बोला जाता है। एंड द रीजन बिहाइंड दैट, हमारा जो अर्थ है, हमारी जो पृथ्वी है, उसका 71%, ये लिख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, 71% जो है आपका वो पानी से ढका हुआ है। तो बाहर से देखने पे ये ब्लू कलर का दिखाई पड़ता है, जबकि 29 यानी कि 29% जो है वो आपका किससे ढका हुआ है, वो आपका लैंड से कवर है। और अगर हम हाइड्रोस्फेयर की बात करें कि हाइड्रोस्फेयर में वाटर का कौन सा फॉर्म आता है, तो वाटर के हर फॉर्म को यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है। ये कुछ पॉइंट्स आपको यहाँ पे पता होने चाहिए, किसके बारे में, हाइड्रोस्फेयर के बारे में, यानी कि जल मंडल के बारे में। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा।
अगर अब देखिए हमने वाटर के फॉर्म्स की बात की है, तो वाटर के हमें तीनों फॉर्म्स और तीनों फॉर्म्स को किस तरीके से हम कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि जो स्टेट्स ऑफ मैटर है उसे किस तरीके से इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं, हमें ये भी पता होना चाहिए। तो चलिए इसको ज़रा डिस्कस करते हैं और इतने पार्ट को मैं ज़रा आप लोगों के लिए रब कर देती हूँ। अगर हम यहाँ पे मैटर्स के फॉर्म की बात करें तो देखिए हमारे जो आसपास जितनी भी चीज़ें हैं वो या तो आपका सॉलिड स्टेट में होती हैं, वो या तो आपका लिक्विड स्टेट में होती हैं, या तो आपका गैस स्टेट में होती है। यानी कि कोई आपकी चीज़ें ठोस होती हैं, कोई आपकी चीज़ें यहाँ पे द्रव्य होती हैं, या तो कोई चीज़ें आपकी गैस फॉर्म में होती है। बट यहाँ पे अगर हम जल की यानी कि वाटर की बात करें तो वाटर जो है आपका तीनों ही स्टेट में पाया जाता है। अब तीनों स्टेट में किस किस फॉर्म में होता है वो अभी हम डिस्कस करेंगे, पर इससे पहले हम देखते हैं कि ये जो आपके स्टेट्स ऑफ मैटर हैं इसको हम इंटर कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर से भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर मैं आपका सबसे पहला स्टेट की बात करूं तो वो आपका है सॉलिड स्टेट, यानी कि ऐसी चीज़ें जिनको आप कंप्रेस नहीं कर सकते, जिनके बीच में स्पेस जो है वो कम होता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम ठोस पदार्थ यानी कि जो आपका सॉलिड स्टेट है इसके कहते हैं। अब देखिए अगर मेरे पास कोई चीज़ आपका सॉलिड फॉर्म में है और उसको मैं कहूँ कि आप लिक्विड में बदल दो, सॉलिड को किस में बदलना है, आपका लिक्विड में आपका बदलना है। लिक्विड को हिंदी में हम द्रव्य पदार्थ बोलते हैं, मैं यहाँ पे वो भी मेंशन कर देती हूँ। अब देखिए यहाँ पे अगर आपको सॉलिड चीज़ों को लिक्विड में बदलना है तो आप करेंगे क्या। अब अगर आपके पास एक सॉलिड में आप मान के चलिए कि एक आइस क्यूब है, सॉलिड में आइस क्यूब हो सकता है, आइस क्यूब को लिक्विड बनाना है तो हम इसका क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे, इसको हम टुकड़ों में तोड़ेंगे। अब देखिए आइस क्यूब को अगर मैं रख दूंगी तो वो पिघलेगा जरूर पर टाइम लेगा, पर अगर मैं छोटे छोटे टुकड़े उसके बना दूं तो वो जल्दी आपका पिघल जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्यूजन। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को, हम फ्यूजन के नाम से जानते हैं। अब इसके अलावा अगर हम देखें तो देखिए अगर आपके पास लिक्विड है यानी कि पानी है और अगर आपको उसको सॉलिड बनाना है, पानी को सॉलिड बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पानी को फ्रिज में रख देते हैं। तो इसका हम सॉलिडिफिकेशन करते हैं। क्या करते हैं, इसका सॉलिडिफिकेशन करते हैं। ये हिंदी में टर्म यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिए हैं, आप वो चीज़ देख सकते हैं। बाकी एक्सप्लेनेशन आप लोगों को ये चीज़ यहाँ पे क्लियर होगी। यानी कि हम इसमें क्या करते हैं, इसको हम जमना यानी कि जमाने में रख देते हैं, इसे हम फ्रिज में रख देते हैं। अब देखिए अगर आपसे कोई मटेरियल जो है वो सॉलिड से आपका लिक्विड बन गया, तो लिक्विड से अगर मैं कहूँ कि इसको अगर हमें गैस बनाना है तो देखिए गैस बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। अब मेरे पास पानी है, पानी को अगर मुझे गैस बनाना है तो मैं क्या करूँगी, पानी को उबालने लग जाऊँगी। तो पानी को उबालने को हम क्या कहते हैं, इसको मैं वेपराइजेशन स्टेज में रख दूंगी, इसको मैं गैस में उबालने लग जाऊंगी तो वो वेपर्स बनने लग जाएंगे। पर यहाँ पे अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे गैस से फिर लिक्विड चाहिए तो मैं क्या करूँगी, तो देखिए आपने किया भी होगा, अगर हम एक पतीले में यानी कि किसी भी एक कंटेनर में पानी को लेते हैं और उसे गर्म करने लग जाते हैं तो वाटर का लेवल जो है वो कम होता है। क्यों कम होता है, क्योंकि वो आपका गैसेस फेज में कन्वर्ट होता है। पर अगर मुझे क्या करना है, मुझे फिर से गैस से लिक्विड बनाना है तो मैं क्या करूंगी, मैं उसे किसी ढक्कन से ढक दूंगी। उस ढक्कन को हटा के देखना, उसमें पानी के आपके ड्रॉपलेट दिखेंगे। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन बोलते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को आप कंडेंसेशन के नाम से यहाँ पे जानते हो। अब देखिए इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, ये यहाँ पे ऊपर की तरफ एरो बना देते हैं। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, कई बारी क्या कहते हैं, कई बार ये बोला जाता है कि हमें सॉलिड से सीधा गैस बनाना है या फिर गैस से सीधा सॉलिड बनाना है, तो हम क्या करें। तो देखिए दो प्रोसेस होते हैं। अगर आपको यहाँ पे क्या करना है, अगर आपको सीधा सॉलिड से गैस बनाना है तो इस प्रोसेस का नाम दिया जाता है सब्लिमेशन, जिसमें जो मटेरियल होता है वो आपका लिक्विड में नहीं बदलता, यानी कि सॉलिड से सीधा आपका गैस बन जाता है। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा कपूर। अगर आप कपूर को जलाते हो, जो हम पूजा में भी इस्तेमाल करते हैं, अगर आप उसे जलाते हो तो क्या होगा, वो सॉलिड फॉर्म में होता है, वो आपका क्यूब फॉर्म में होता है। जब हम उसे जलाते हैं तो क्या होता है कि वो सीधा आपका गैस बन जाता है, उसमें लिक्विड फेज नहीं आता।
इसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखें, अगर मुझे गैस से क्या करना है, सॉलिड बनाना है, तो इसका नाम बोला जाता है डिपोजिशन, मतलब इसे डिपोजिशन प्रोसेस यहाँ पे बोला जाता है। अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि हमारे पास जितने स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं उसको हम आपस में इंटर कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक और स्लाइड लगाई है जिसमें मैंने ये बताया जो वाटर होता है, जो आपका पानी या फिर आप कह लीजिए जल होता है, वो आपका तीनों ही स्टेट में पाया जाता है। वो आपका सॉलिड स्टेट में भी है, वो आपका लिक्विड स्टेट में भी है, वो आपका गैस स्टेट में भी है। यानी कि पानी एक ऐसा आपका मैटर माना जाएगा, एक ऐसा पदार्थ माना जाएगा जो तीनों ही स्टेट में पाया जाता है। अगर मैं सॉलिड स्टेट की बात करूँ तो सॉलिड स्टेट में ये इंपॉर्टेंट है, ये स्लाइड। सॉलिड स्टेट में आइस तो हम लोगों को लगता है कि वो सॉलिड है, बट कई बारी हम स्नो में कंफ्यूज हो जाते हैं। स्नो जो होता है वो भी आपका क्या है, वो भी आपका सॉलिड में ही यहाँ पे कंसिडर किया जाता है। इसके अलावा लिक्विड की अगर मैं बात करूँ तो जो घर में हम पानी पीते हैं, जो ड्रिंकिंग वाटर होता है, वो आपका लिक्विड होता है। साथ ही साथ अगर मैं यहाँ पे गैस की बात करूँ तो गैस के फॉर्म में होते हैं वाटर वेपर। तो देखिए यहाँ पे मैं एक मॉक टेस्ट देख रही थी जिसमें यहाँ पे वाटर वेपर का आपका यहाँ पे स्टेट पूछा गया था और साथ ही साथ यहाँ पे बोला गया था कि जो स्नो है वो सेमी सॉलिड है। स्नो जो है वो सेमी सॉलिड नहीं होता, स्नो जो है वो आपका सॉलिड है और जो आपका वाटर वेपर है वो आपका क्या है, वो आपका गैस है। तो यहाँ पे हमें पता चला कि वाटर जो है वो तीनों ही स्टेट में पाए जाते हैं। इसके अलावा देखिए कुछ इनके फ्रीज होने का टेम्परेचर, कुछ इनके बॉयल होने का टेम्परेचर, ये भी हमें पता होना चाहिए। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे जो आपका आइस जो होता है यानी कि जो पानी होता है वो फ्रीज कितने डिग्री पे होता है, तो वो आपका होता है, ये तो सभी को पता है, वो आपका होता है 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 273 केल्विन। अब ये दोनों चीज़ें आपको लिखनी है अपने नोट्स में, यहाँ पे आपको स्लाइड में नहीं दिख रहा है, कुछ चीज़ें देखिए वो आपको ऐड ऑन करनी होती है। इसके अलावा देखिए जो वाटर होता है वो आपका यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर आपका 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में आपका क्या होता है, ये आपका लिक्विड फेज में पाया जाता है। जबकि अगर मैं आपसे यहाँ पे गैसेस फेज की बात करूँ तो यानी कि जो आपका पानी जो होता है वो भाप कम बनता है, तो आप कहेंगे ये 100 डिग्री सेल्सियस पे बनता है। 100 डिग्री सेल्सियस या फिर 373 केल्विन पे ये आपका भाप बनता है। तो अगर हम यहाँ पे वाटर थीम की बात करें तो हमें ये सब चीज़ें यहाँ पे पता होनी चाहिए। बहुत बेसिक चीज़ें हैं बट कई बारी हम बेसिक चीज़ों में ही गलती करते हैं। देखिए जो कुछ टफ चीज़ें होती हैं वो हम लोग पढ़ते हैं, वो हम लोग नोट्स भी बनाते हैं। जो इजी चीज़ें होती हैं कई बार हम स्किप कर देते हैं कि ये तो हमें आता ही है, और जो चीज़ों को हम स्किप करते हैं ना वहीं आपकी ज़्यादा दिक्कत होती है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। अब चलिए इतने पोर्शन को मैं आप लोगों के लिए रब करती हूँ, उसके बाद हम आगे का कंटेंट कवर करेंगे। अगर हम वाटर थीम को पढ़ें और यहाँ पर वाटर साइकिल यानी कि जल चक्र को ना पढ़ें, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों के सामने इमेज लगा दी गई है और इस इमेज को लेके जो क्लियर एक्सप्लेनेशन है वो अगली इमेज में आपको यहाँ पे दिखेगा। तो देखिए वाटर साइकिल में आपका 2-3 चीज़ें होती हैं जो कि आपको यहाँ पे डिटेल में पता होनी चाहिए। ये इमेज आपने NCERT की बुक में अपना देखा होगा। अब देखिए इसका क्लियर एक्सप्लेनेशन जो है वो मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले आपका यहाँ पे स्टेप 1 होता है आपका इवापोरेशन। स्टेप 1 क्या होता है, यहाँ पे होता है इवापोरेशन। अब इवापोरेशन क्या है, इवापोरेशन को हम वाष्पीकरण के नाम से जानते हैं। अब देखिए इवेपोरेशन कब और कहाँ पे होता है, तो देखिए दिन के टाइम में जब आपकी वाटर बॉडीज गर्म हो जाती है धूप की किरणों से, तो वाटर बॉडीज में से जो पानी है वो आपका निकलने लग जाता है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन बोलते हैं। अब जो इवेपोरेशन हुआ तो ये पानी आप यहाँ पे इस इमेज में देख सकते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से बेसिक तरीके से बता रखा है। जो आपका पानी हुआ वो भाप बन के निकल गया। अब दूसरे स्टेप में क्या होता है, दूसरे स्टेप को हम बोलते हैं कंडेंसेशन। दूसरे स्टेप को क्या बोलते हैं, दूसरे स्टेप को यहाँ पे बोलते हैं हम कंडेंसेशन। कंडेंसेशन को यहाँ पे संघनन के नाम से हम जानेंगे। तो देखिए यहाँ पे कंडेंसेशन में हुआ क्या,
कंडेंसेशन में जो आपका पानी यहाँ पे भाप बन के आपका चला गया था, वो बादल बन के वहाँ जमा हो जाता है, वहाँ इकट्ठा हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम कंडेंसेशन के नाम से जानते हैं। इसके अलावा देखिए, अब जब बादल आपके भर जाएंगे तो वो बादल वहीं थोड़े रहेंगे, वो बादल वापस आएंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम तीसरा स्टेप, जिसको हम प्रिसिपिटेशन के नाम से जानते हैं, और इसको हम यहाँ पे बोलेंगे प्रिसिपिटेशन को वर्षण। अब देखिए यहाँ पे वर्षा की एक तरीके से आप कह लीजिए कि बारिश के फॉर्म में ये पानी आपका नीचे आ जाता है, प्रिसिपिटेट बन जाता है। ये पानी नीचे आ गया, ये पानी नीचे आके फिर से क्या होगा, ये पानी नीचे आके फिर से आपका कलेक्ट हो जाएगा आपका वाटर बॉडीज में। तो देखिए यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि वाटर साइकिल में क्या क्या प्रोसेस होता है। तो देखिए इसे साइकिल क्यों बोलते हैं। अब ये वाटर फिर कलेक्ट हुआ, कलेक्ट होने के बाद फिर धूप आएगी, फिर धूप आने के बाद फिर वाष्पीकरण होगा, फिर वाष्पीकरण के बाद फिर कंडेंसेशन होगा, कंडेंस यानी कि बादल बनेंगे, बादल बन के फिर से वो पानी नीचे आ जाएगा। तो इसी वजह से हमारे वाटर को क्या बोला जाता है, वाटर को यहाँ पे नाम दिया गया है रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स, जिसको हम बार बार यहाँ पे रिन्यू कर सकते हैं। ये एक ऐसा आपका प्राकृतिक संसाधन है। आई होप ये जो वाटर साइकिल का आपका बेसिक एरिया होता है वो आपका कवर हुआ होगा। अब देखिए इसके बाद मैंने एक स्लाइड लगाई है जिसमें हमारे कुछ ऐसे डिजीज बता रखे हैं, कुछ ऐसे आपके यहाँ पे डिजीज हम डिस्कस करेंगे जो कि आपका किन के वजह से होता है, जो कि वाटर के वजह से, जो कि पानी के वजह से होने वाली कुछ बीमारियां हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे 5 मेन बीमारी हैं। अब देखिए आप कहेंगे ये कैसे आ सकता है, ये आपका ना कई बार मैच द फॉलोइंग में, जैसे कि वाटर बॉर्न डिजीज क्या है, एयर बॉर्न डिजीज क्या है, या फिर आपके ऐसे कौन से डिजीज हैं जो कि टच करने में यानी कि कम्युनिकेबल डिजीज होते हैं, ये ऐसे करके पूछ लेते हैं। तो अगर मैं आपसे यहाँ पर वाटर बॉर्न डिजीज की बात करूं, पानी से होने वाली जो बीमारियां हैं इनकी बात करूं, तो यहाँ पे पहला आप सबसे ऊपर देख सकते हैं हेपेटाइटिस ए, इसके अलावा टाइफाइड फीवर, इसके अलावा मलेरिया, इसके अलावा आपका यहाँ पे डायरिया और कॉलेरा। तो ये आपकी बीमारियां जो हैं ये आपका किसके वजह से होती हैं, ये आपका पानी के संक्रमण से यानी कि गंदे पानी से आपका फैलने वाली कुछ बीमारियां हैं। आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। और एक बहुत प्यारा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं जो कि हमें क्लास 3rd to 5th के एनसीईआरटी में भी दे रखा है और 6 to 8 के एनसीईआरटी में भी दे रखा है। तो देखिए यहाँ पे हमें इजराइल के डेड सी यानी कि मृत सागर के बारे में बता रखा है। अब देखिए यहाँ पे डेड सी के बारे में क्या बता रखा है कि डेड सी आपका इतना सॉल्टी है, इतना नमकीन है कि आप मान के चलिए कि 1 लीटर पानी में आपका 340 ग्राम जितना आपका यहाँ पे नमक होता है। और ये खास क्यों है कि ये इतना सॉल्टी होने की वजह से अगर कोई स्विमर जो है, आपका कोई तैराक जो है, वो अगर इसमें स्विम करेगा तो उसमें क्या होगा, उसकी बॉडी आपकी डूबेगी नहीं, वो आपका ऐसा लगेगा कि उसके ऊपर जस्ट लेटा है, इतना आपका ये सॉल्टी पानी होता है। तो आपको पता क्या होना चाहिए, डेड सी कहाँ पे है, डेड सी आपका इजराइल में है। इसमें लगभग 1 लीटर पानी में 340 ग्राम जितना नमक होता है। ये सॉल्टेस आपका ये आपका रिवर सी माना जाता है। और साथ ही साथ इसमें कोई व्यक्ति स्विम नहीं कर सकता, स्विम कर सकता है पर वो डूबेगा नहीं। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे मैंने कुछ एक टेबल लगा रखी है जिसमें आपके एनसीईआरटी के अंदर हमें बता रखा है कि वाटर का परसेंटेज कहाँ पे कहाँ कितना कितना है। तो देखिए यहाँ पे हमें महासागर यानी कि ओशन में बता रखा है कि 97.3% वाटर वहाँ पे है। पर ये पानी कैसा है, सलाइन वाटर, ये पानी कैसा है, नमकीन पानी आपका है। इसके अलावा यहाँ पे हमें बता रखा है कि आइस कैप्स में यानी कि बर्फ की जो छत्र है इसमें आपका लगभग 2% पानी है।
इसके अलावा हमारा जो भूभाग है यानी कि ग्राउंड वाटर है उसमें आपका 0.68 आपका परसेंट पानी है। साथ ही साथ जो फ्रेश वाटर है आपका, इसमें आपका 0.009% आपका पानी है। इसके अलावा आइलैंड हो गया या फिर सॉल्ट लेक हो गया, इसमें भी 0.009 है। साथ ही साथ हमारे एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में जो भाप के फॉर्म में होगा वो आपका 0.019 है। साथ ही साथ जो रिवर है यानी कि नदियां हैं उसमें तो बहुत ही कम पानी है यानी कि 0.0001 आपका परसेंट है। तो आपका यहाँ पे बता रखा है सबसे ज़्यादा जो वाटर कंटेंट आपका पाया जाता है वो कहाँ है, वो आपको मिलेगा यहाँ पे ओशंस में यानी कि महासागर में, जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है, ये डोमेस्टिक काम में यूज़ नहीं होता। ये क्वेश्चन आपका एक इम्पॉर्टेंट एरिया माना जा सकता है। तो देखिए ये जो आइस कैप से लेकर आपका रिवर तक है यानी कि बर्फ की छत्र से लेकर आपका नदियों तक का जो पानी है वो आपका हमारे पीने लायक है, हमारे काम के लिए है। जबकि अगर मैं बात करूं यहाँ पे ओशंस की यानी कि महासागर की, तो ये आपका जो 97.3% पानी है वो सलाइन वाटर है, वो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं होता है। आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अब चलिए आगे हम यहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग, अगर हम पानी के बारे में बात कर रहे हैं और रेन वाटर हार्वेस्टिंग को डिस्कस नहीं कर रहे हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता, इसको भी जरा हम डिस्कस करते हैं। अगर मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग टॉपिक को डिस्कस करूँ तो देखिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है आपका वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेथड माना जाएगा। कुछ पॉइंट्स मैं आपको यहाँ पे लिख रही हूँ, आप ये चीज़ नोट कर सकते हैं। ये ओल्डेस्ट मेथड है जिसमें हम पानी को क्या कर सकते हैं, जिसमें आप पानी को यानी कि वाटर को क्या करते हो, कंजर्व करते हो, इसका संरक्षण करते हो। वाटर को क्या करते हैं हम, कंजर्व करते हैं, इसका संरक्षण करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम डैम या फिर रेन वाटर हार्वेस्टिंग मेथड में दोनों को कंपेयर करें तो जो आपका रेन वाटर हार्वेस्टिंग होता है ये आपका क्या होता है, ये आपका चीप होता है, ये आपका सस्ता होता है। इसमें आपको ज़्यादा मेहनत नहीं लगती, ज़्यादा पैसा नहीं लगता, तो ये आपका बढ़िया माना जाता है। तो सबसे पहले तो ये वाटर को कंजर्व करता है। देखिए यहाँ पे बेनिफिट्स भी आप देख सकते हैं, कुछ बेनिफिट्स हैं जिसमें आपका ये क्या है, ये आपका क्या करता है, वाटर को कंजर्व करने का काम करता है, जल को संरक्षण करने का काम करता है। इसमें हमारा बिल जो है वो भी आपका रिड्यूस हो जाएगा। आप देखिए बिल रिड्यूस हो जाएगा, इसका मतलब क्या है कि अगर आप जो बारिश का पानी है उसको आप कलेक्ट करोगे तो इससे क्या होगा कि आपको डैम्स वगैरह में जो आपको मेहनत है वो कम लगेगी, और साथ ही साथ पानी जो है आपको कहीं से खरीद के नहीं लाना होगा। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करें तो देखिए यहाँ पे आपका जो फ्रेश वाटर है, जो आपका ग्राउंड वाटर का जो स्तर है वो गिरता जा रहा है। अब देखिए ऐसे में अगर हम बारिश के पानी का संरक्षण करके इसका एक तरीके से इसको कंजर्व करके रखेंगे तो यहाँ पे जो फ्रेश वाटर है इसकी डिमांड भी यहाँ पे कम होगी और उनका स्तर भी जो है वो गिरने से बचेगा। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे जो सॉइल इरोजन होता है यानी कि हमारी जो ज़मीन जो बंजर हो जाती है वो बंजर नहीं होगी और हमारा जो एनवायरनमेंट होगा वो ड्राई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपके ज़मीन में आपका पानी जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो आपके घर के आसपास जो लो लेइंग एरिया होते हैं यानी कि जहाँ फ्लड वगैरह आता है वो चीज़ भी कम होगी। तो बेसिकली ये जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है इसका हम लोगों को कहीं ना कहीं फ़ायदे ही हैं, इसके कई सारे आपके बेनिफिट हैं जिससे आपका पानी जो है वो कंजर्व रहता है। पानी को बचाने से ही जीवन है, ये तो हम लोगों को पता है। अब देखिए रेन वाटर से रिलेटेड आपका क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है इसके क्या बेनिफिट्स हैं, ये तो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। साथ ही साथ अगर हम देखें तो देखिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है वो डैम से आपका ज़्यादा बेनिफिशियल है क्योंकि इसको आपको कहीं पे पूरा सेटअप बड़ा सा लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप जो बारिश का पानी बचा रहे हैं तो आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्रोसेस कर रहे हैं। साथ ही साथ अगर मैं आपसे यहाँ पे बात करूँ कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहाँ कहाँ की जाती है तो एंशिएंट टाइम से ये किया जाता है, ये कोई नया मेथड नहीं है, ये पुराने टाइम से ही किया जाने वाला मेथड है। और इसमें पहले के लोग यहाँ पे बावरीज वगैरह बना के
बावरीज वगैरह बना के आपका यहाँ पे रेन को वाटर को हार्वेस्ट करते थे। तो देखिए यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कुछ बेसिक आपके रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जो कि ये कहाँ पे किया जाता था, ये राजस्थान में किया जाता था। क्योंकि राजस्थान में जैसे कि हमें पता है कि जो पानी है वो उसकी मात्रा थोड़ी कम है, ज़्यादातर आपके रेगिस्तानी एरिया है, तो इस वजह से वहाँ पे बारिश के पानी का संरक्षण किया जाता है। तो आपसे जो क्वेश्चन यहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग का पूछा जा सकता है, तो इसका पूरा प्रोसेस तो नहीं पूछेंगे, इसके बेनिफिट से रिलेटेड स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपका बना के दे सकते हैं। आई होप ये जो आपका टॉपिक मैंने डिस्कस किया ये क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं जिसमें हम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के बारे में समझेंगे कि इसका प्रोसेस क्या है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, जो कि वाटर थीम से रिलेटेड है। अब चलिए हम लोग यहाँ पे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के बारे में डिस्कस करते हैं, और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें छोटे से छोटे चीज से भी आपसे क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं आपसे कहूँ कि सीवेज क्या है, सीवेज क्या है, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं तो आप बोलेंगे सीवेज एक लिक्विड वेस्ट होता है। कैसा वेस्ट होता है? एक लिक्विड वेस्ट होता है जो कि हमें घरों से, फैक्ट्री से, इन सब जगह से मिलता है। तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन यहीं पे बन जाता है कि सीवेज क्या है। सीवेज एक सॉलिड वेस्ट नहीं होता, एक लिक्विड वेस्ट होता है जिसको हम ट्रीट कर सकते हैं, जिसको हम ठीक कर सकते हैं, जिसमें कुछ स्टेप्स होते हैं जो कि मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। इसके मेनली आपके 3 स्टेप्स होते हैं, जो कि मैं बोर्ड में कुछ चीज़ें लिख रही हूँ, कुछ चीज़ें आपको इमेज से भी क्लियर होंगी। सबसे पहले इसका होता है प्राइमरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट में हम लोग कुछ फिजिकल मेथड से हम लोग चीज़ें ट्रीट करते हैं, जैसे कि कुछ बड़े बड़े, जैसे मान लीजिए कि सीवेज में जो ये लिक्विड वेस्ट है उसके अंदर मान लीजिए बड़े बड़े पॉलीथीन वगैरह हैं, तो हम उसमें कुछ ग्रिड से, यानी कि कुछ स्क्रीन वगैरह, बार स्क्रीन से उन सब चीज़ों को रोक देंगे, और वो जो बड़ी बड़े आपके पॉलीथीन या कुछ गंदे चीज मटेरियल होंगे, बड़े बड़े पत्थर वगैरह होंगे, वो वहाँ पे रुक जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला मेथड क्या है? फिजिकल मेथड है, जो कि आपका प्राइमरी ट्रीटमेंट का पार्ट माना जाता है। अगर मैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट की बात करूं तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट में आपका बायोलॉजिकल मेथड माना जाता है। बायोलॉजिकल मेथड में कुछ हम माइक्रोब्स वगैरह, कुछ हम यहाँ पे जीवाणु वगैरह इसमें डालते हैं, जो कि उसके अंदर प्रेजेंट कुछ आपके ऑर्गेनिक मैटर को खाने का काम करते हैं। तो यहाँ पे आपका सबसे पहले तो यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो सीवेज ट्रीटमेंट है उसके अंदर जो आपका प्रोसेस है वो आपका क्या चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन करता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा देखिए, इसके अलावा मैं अगर आपसे कहूँ कि इसमें जो टर्शरी आपका यहाँ पे जो टर्शरी मेथड है, ये आपका होता है कुछ केमिकल मेथड, जिसमें हम क्लोरीन जो टैबलेट्स वगैरह होती हैं वो सब डाल के इसको ट्रीट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम फिजिकल मेथड की बात करें तो देखिए, फिजिकल मेथड में जैसे कि मैंने कहा कि ये क्या है, एक आपका यहाँ पे प्राइमरी मेथड माना जाएगा। प्राइमरी प्रोसेस क्या है? फिजिकल मेथड, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले बार स्क्रीन लगाई, ग्रिड चैम्बर लगाए, जिससे क्या हुआ, जिससे आपकी बड़ी बड़ी जो गंदगी है वो आपकी साइड हो गई, और इससे आपका प्राइमरी ट्रीटमेंट से जो आपका बनता है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम स्लज कहते हैं। स्लज क्या बोलते हैं इसे? इसे हम स्लज बोलते हैं। ये आपका यहाँ पे आपका तैयार हुआ। अब ये जो आपका स्लज तैयार हुआ, इस स्लज को एक बड़े से टैंक में डाला जाता है, और यहाँ पे टैंक में डालने के बाद इसके अंदर कुछ आपके माइक्रोब्स, कैसे माइक्रोब्स? कुछ आपके एनारोबिक माइक्रोब्स यहाँ पे डाले जाते हैं। अब ये जो एनारोबिक माइक्रोब्स होते हैं ये करेंगे क्या? ये आपका इसके अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको खाने का काम करेंगे। क्योंकि यहाँ पे माइक्रोब्स की बात कर रहे हैं, इसीलिए इसे आपका बायोलॉजिकल मेथड या बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट बोलते हैं। अब ये जो माइक्रोब्स होंगे जब इसे खाएंगे तो इसमें से बायोगैस निकलेगी। तो यहाँ पे आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट पता होना चाहिए कि इसमें से क्या निकलता है? आपका बायोगैस निकलता है। अब ये जो बायोगैस निकलता है इसको हम यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बनाने में भी काम करते हैं,
और ये जो आपका बायोगैस निकलने के बाद ये जो आपका मटेरियल आपका तैयार होता है। अब देखिए बायोगैस निकला, ये जो आपके माइक्रोब्स है, एनारोबिक माइक्रोब्स ने इनको खाया, जो मतलब ऑर्गेनिक मैटर। अब जो मटेरियल आपका तैयार हुआ वो आपका तैयार होता है आपका एक्टिवेटेड स्लज। क्या तैयार हुआ यहाँ पे? एक्टिवेटेड स्लज आपका ये तैयार हुआ। ये जो एक्टिवेटेड स्लज आपका होता है, अब देखिए इस एक्टिवेटेड स्लज के अंदर क्या है? इस एक्टिवेटेड स्लज के अंदर वो पानी जो साफ हो रहा है वो तो है ही, बट साथ ही साथ यहाँ पे क्या है? वो माइक्रोब्स भी है। और इन माइक्रोब्स के ग्रोथ के लिए यहाँ पे एयर भी पास किया जाता है। एयर पास किया जाता है किसमें? एरिएटर में। एरिएटर क्या है? एरिएटर एक टैंक है जिसमें एनारोबिक माइक्रोब्स जो हैं वो ग्रो हो। इसके लिए यहाँ पे क्या किया जाता है? एयर दबा के पास किया जाता है ताकि ये ग्रो हो और ये फटाफट ये ऑर्गेनिक मैटर को खाएं। अब यहाँ पे ये जो बाद में बना आपका एक्टिवेटेड स्लज, ये आपका कैसा होता है? ये आपका नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं क्योंकि एयर पास किया। एयर पास करने के बाद ये आपका एरोबिक आपका ये एक तरीके से स्लज ये तैयार हो जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये जो एरोबिक स्लज आपका यानी कि जिसको ऑक्सीजन की नीड होती है, क्योंकि ऑक्सीजन तो यहाँ मिला है। देखिए अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं, सबसे पहले आपका क्या है? ये जो स्लज है एक आपका लिक्विड वेस्ट है। इसको ट्रीट करने के 3 तरीके हैं। प्राइमरी मेथड में, फिजिकल मेथड में कुछ ग्रेड चैनल मतलब एक तरीके से कुछ रुकावट वगैरह डाल के, जाली वगैरह, उससे आपकी बड़ी चीज़ों को रोक दिया। इसके बाद यहाँ पे बायोलॉजिकल मेथड में कुछ माइक्रोब्स वहाँ पे पास किए जो कि आपके एनारोबिक माइक्रोब है। अब एनारोबिक माइक्रोब अच्छे से ग्रो करें तो इसके लिए एरिएटर करके एक टैंक है जिसमें से आपका एयर पास कर रहे हैं। तो ये बन रहा है आपका एक्टिवेटेड स्लज, जिसमें आपके अब ये जो स्लज है वो कैसा है? आपका एरोबिक है आपका ये स्लज। अब देखिए क्योंकि यहाँ पे आपके क्या है? यहाँ पे आपके माइक्रोब्स प्रेजेंट है तो इनको किल करने की भी तो जरूरत है। तो किल करने के लिए कुछ बैक्टीरिया यहाँ पे, इन बैक्टीरिया को किल करने के लिए हम क्या करते हैं? कुछ ऐसे डिसइंफेक्टेंट डालते हैं, जैसे कि यहाँ पे हो गया क्लोरीन। तो क्लोरीन डालते हैं तो क्लोरीन से ये आपके जो आपका ये बैक्टीरिया तैयार हुए थे ये मर जाएंगे और पानी क्लीन हो जाएगा। सिंपल से अगर लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं तो ये जो आपका पानी है, जो गंदा पानी है, उसको सबसे पहले क्या किया गया? उसको उसमें से जो मोटी मोटी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं वो हटा दी गई। इसके बाद बैक्टीरिया वगैरह डाले। बैक्टीरिया यहाँ पे जो ऑर्गेनिक मैटर उसमें होगा वो खा जाएंगे। फिर उन बैक्टीरिया को मारने के लिए यहाँ पे क्लोरीन डाला और क्लोरीन जैसे ही उस बैक्टीरिया को मारेगा उसके बाद आपका पानी साफ हो जाएगा, जो कि आपका आगे को पास ऑन किया जाता है रिवर, लेक और ओशंस में। तो इस तरीके से आपका सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट यहाँ पे किया जाता है। आई होप ये एरिया यहाँ पे आपको क्लियर हुआ होगा। अब देखिए यहाँ पे एक इमेज आप ये देखेंगे जिसमें हमें ग्राउंड वाटर और आपका जो अंडरग्राउंड वाटर है, जो सरफेस वाटर है और अंडरग्राउंड वाटर में डिफरेंस यहाँ पे बता रखा है। तो देखिए यहाँ पे आपको समझना क्या है, जो ग्राउंड में आपको ऊपर से आपका पानी दिखाई पड़ता है वो आपका सरफेस वाटर होता है। जो आपका वाटर है वो आपका 2 तरीके से है। एक आपका है सरफेस वाटर और एक है आपका ग्राउंड वाटर। अब ये ग्राउंड वाटर ग्राउंड के अंदर गया कैसे? बारिश हुई, बारिश होके जब पानी आपका संपर्क में आएगा सॉइल के, मिट्टी के, तो वो पानी नीचे धंसता चला जाएगा। तो ये जो नीचे आपका सीपिंग प्रोसेस हो रहा है, यानी कि जो धंस रहा है पानी, इस प्रोसेस को, यानी कि जो आपका मान लीजिए ग्राउंड है, ग्राउंड के अंदर जो आपका पानी जा रहा है, जो पानी जाने का प्रोसेस है, इसके लिए नाम दिया गया है इनफिल्ट्रेशन। ये आपके क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है कि इनफिल्ट्रेशन क्या होता है? पानी का नीचे की तरफ धंसना, ये आपका कहलाता है इनफिल्ट्रेशन। यानी कि सीपिंग जो होता है वाटर का, जो सींचना होता है पानी, उसको बोलते हैं हम इनफिल्ट्रेशन। अब ये जो पानी सींच के कहाँ जाएगा? यह आपका ग्राउंड के अंदर जाएगा और वहां पर एक वाटर टेबल ये बना देगा कि इतने स्तर तक पानी है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि हम जो सीमेंटेड एरिया बनाते जा रहे हैं उसकी वजह से क्या हो रहा है? उसकी वजह से यहाँ पे ग्राउंड वाटर का लेवल कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा है? क्योंकि ये जो पानी है वो सींचने का जो प्रोसेस है, यानी कि सीपिंग का जो प्रोसेस है, वो तो कम हो रहा है।
क्यों? क्योंकि बारिश होगी वो पानी कहाँ जाएगा? गटर में जाएगा। वो पानी आपका जमीन के अंदर जाएगा कैसे? अगर सीमेंट है तो पानी अगर वहां पे मिट्टी के संपर्क में आएगा तो मिट्टी के तो अंदर जा सकता है, पर पानी जो है अगर सीमेंटेड एरिया में आ जाए तो सीमेंट से होके वो निकाल देंगे और वहां से वो सीवेज वाटर बन जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग जो यहाँ पे अपने डेवलपमेंटल चीजें कर रहे हैं उससे कहीं ना कहीं यहाँ पे हमारे एनवायरनमेंट को फर्क पड़ता है। इसके अलावा देखिए, इसके अंदर हमें एक और टर्म पता होना चाहिए। ये जो मैं स्टार मार्क कर रही हूँ ना, प्लीज आप इसे नोट कर लीजिएगा। वाटर, जो पानी जो आपका नीचे की तरफ धस रहा है, इसको क्या कहेंगे? इसको सीपिंग कहेंगे। इसके अलावा एक और शब्द है जो नेक्स्ट इमेज में आपका दिख रहा है, एक्विफर। ये जो शब्द है ये क्या है? ये आपका है एक्विफर। एक्विफर होता क्या है? फॉर एग्जाम्पल, इसमें एक इमेज यहाँ पे दिखाई गई है। ये आपका है ग्राउंड, ये आपके कुछ लेयर है। अब इस लेयर के नीचे यहाँ पे आपके बड़े बड़े आपके पत्थर है। अब देखिए, ये आपका पानी जो है वो नीचे की तरफ गया। नीचे की तरफ जाने को क्या कहेंगे? नीचे की तरफ जाने को इनफिल्ट्रेशन कहेंगे। पर एक समय ऐसा आएगा और ये आपका कैसा? ये आपका अनसैचुरेटेड आपका वाटर है, अनसैचुरेटेड लेयर है। अब ये पानी नीचे की तरफ जाएगा तो आपने ये पढ़ा भी होगा, आपने ये सुना भी होगा, जो हमारी पृथ्वी है ये एक अच्छी फिल्टर मानी जाती है। यानी कि इससे जब पानी नीचे की तरफ जाता है तो वो फिल्टर होते जाता है। तो यहाँ पे पहुँचते पहुँचते पानी कैसा हो जाएगा? सैचुरेट हो जाएगा और यहाँ तक पानी मान लीजिए पहुँच गया। अब इस लेयर के बाद ये पानी नीचे की तरफ नहीं जा पाएगा, तो इस लेयर को यहाँ पे क्या बोलते हैं? ये एक्विफर बोलते हैं। कि ये एक ऐसा आपका पार्ट है जब आपका पानी जो है और नीचे नहीं जा सकता। इसको अगर आप जूम करके देखेंगे या फिर गूगल से ये इमेज देखेंगे तो आपको क्लियर होगा कि ये जो आपका लेयर ऑफ रॉक है, इसको पानी को और नीचे नहीं सींचने दे रहा। अब कई बारी क्या होता है कि हम हैंडपंप वगैरह लगा के यहाँ का पानी जो है वह आप निकाल लेते हो, तो इससे भी आपका ग्राउंड वाटर का लेवल कम हो जाता है। तो यहाँ पे आपको जो मेन टर्म देखने थे वो था आपका इनफिल्ट्रेशन, यानी कि सीपिंग ऑफ वाटर, सीपिंग ऑफ वाटर। और आई होप ये डायग्राम से आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो देखिए, ग्राउंड वाटर के आपके एडवांटेज क्या हैं और डिसएडवांटेज क्या है। तो देखिए, सबसे पहले एडवांटेज डिसएडवांटेज तो आप नॉर्मल रीड भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे ग्राउंड वाटर जो हो रहा है वो कम कैसे हो रहा है? वो आपका ग्राउंड वाटर कम होने का रीज़न क्या है? एक है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन यानी कि पेड़ों का कटना। पेड़ों के कटने की वजह से क्या हो रहा है कि पेड़ अगर कटेंगे तो जो जड़ है वो आपका जो पानी को एब्जॉर्ब करके रखते हैं, वो सारा संतुलन खराब हो जाएगा। तो इस वजह से भी आपका ग्राउंड वाटर का लेवल कम हो जाएगा। साथ ही साथ जो हम हैंड पंप यूज़ करते हैं, जो हम क्या यूज़ कर रहे हैं? हैंड पंप वगैरह बना रहे हैं, तो देखिए इससे क्या हो रहा है? इससे हम जमीन के नीचे का पानी जो है वो खींचते जा रहे हैं। बारिश हो नहीं रही टाइम से और हम सीमेंटेड एरिया बना दे रहे हैं, तो पानी नीचे सींच भी नहीं रहा। तो इस वजह से भी आपका जो कहीं ना कहीं ग्राउंड वाटर का लेवल है वो कम होता जा रहा है। ये दो टर्म आपको याद रखने हैं, एक एक्विफर और एक आपका, अगर एक्विफर की डेफिनेशन बोलेंगे तो वो कहेंगे सैचुरेटेड बेनिफिट, यानी कि सैचुरेटेड वर्ड आपको जहाँ दिख गया वो एक्विफर से रिलेटेड है। इसके अलावा देखिए, इसके अलावा कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो कि आप लोगों को पढ़ने हैं, जो इम्पॉर्टेंट है। अब कुछ ही टर्म रह गए, उनको जरा फटाफट हम कवर करते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे कुछ ग्राउंड वाटर को जो हम विड्रॉ करते हैं उसके यहाँ पे कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जो कि आपको पता होने चाहिए। जैसे कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन अगर आपका आ गया तो आप यहाँ पे इनमें आइडिया लगा सकते हैं। तो देखिए, अगर मैं यहाँ पे एडवांटेज की बात करूँ तो यहाँ पे हमारा जो ग्राउंड वाटर है, ग्राउंड के अंदर का जो पानी है उसको निकालने के फायदे क्या हैं? तो देखिए, पहला यहाँ पे बोल रखा है यूजफुल फॉर ड्रिंकिंग एंड इरिगेशन, ड्रिंकिंग वाटर, यानी कि इसको पीने के पानी में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ सिंचाई में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है, इरिगेशन में भी प्रयोग किया जा सकता है। साथ ही साथ अगला यहाँ पे दे रखा अवेलेबल ईयर अराउंड, यानी कि ये पूरे साल भर आपको अवेलेबल होगा। इसके लिए आपको बारिश पर निर्भर होने की जरूरत नहीं कि बारिश होगी तो हमें पानी मिलेगा। ग्राउंड वाटर जो है पूरे साल भर अवेलेबल होता है।
अब देखिए अगला है एग्जिस्ट ऑलमोस्ट एवरीवेयर। अब इसमें ऐसा नहीं है कि इस एरिया में आपको ग्राउंड वाटर मिलेगा, इस एरिया में ग्राउंड वाटर नहीं मिलेगा, इसमें ये दिक्कत भी नहीं है, ये आपको हर एरिया में ये चीज़ अवेलेबल हो जाती है। अब देखिए इसके और क्या एडवांटेज हो सकते हैं। अगला एडवांटेज अगर हम देखें तो ये आपका रिन्यूएबल है इफ़ नॉट ओवर पंप और कॉन्टैमिनेटेड। अब देखिए यहाँ पे आपको ये रिन्यू भी हो सकता है अगर हम इसे ओवर पंप ना करें, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा इसको अगर पंप कर दिया जाएगा तो इसका स्तर भी ख़त्म हो जाएगा, और कहीं ना कहीं अगर इसे गंदा ना किया जाए तो आपका ये रिन्यू हो सकता है। और देखिए ये जो ग्राउंड वाटर होता है इसकी खास और अच्छी बात क्या है, इसका जो पानी होता है वो आपका भाप बन के वाष्पीकरण नहीं होता, यानी कि इवेपोरेट नहीं होता, या आपका इवेपोरेशन से बचा रहता है। साथ ही साथ यहाँ पे क्या है कि सरफेस वाटर जो हमें यहाँ पे मिलते हैं उनसे ये चीप होता है, ये जो ग्राउंड वाटर है। अब देखिए यहाँ पे जो ग्राउंड वाटर है इसको जब हम यहाँ पे निकालते हैं, इसको जो विड्रॉ करते हैं, इसके क्या एडवांटेज है। तो देखिए ये जो आपका एक्वाफर है इसका आपका डिप्लीशन होता है। देखिए जितना ज़्यादा आप ग्राउंड वाटर निकालेंगे वो आपका लेयर ऑफ रॉक जो है वो आपका डिप्लीट होते जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे सिंकिंग ऑफ लैंड। अब देखिए हमारे अगर हम एक नेचर की बात करें तो नेचर जो है आपका पूरे के पूरे तरीके से बैलेंस्ड है। अगर हम नेचर में जो आपका जो लेयर्स ऑफ रॉक के बीच में से आपका पानी है उसको अगर आप निकालते रहोगे तो जो लैंड की जो लेयर है वो भी धीरे धीरे धंसती जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पे क्या है, एक्वाफर क्या होता है, पॉल्यूट हो जाता है, क्योंकि कई जगह पे आपका टाइम के साथ ये जो आपके लेयर्स में से पानी निकालने की वजह से ये एरिया भी पॉल्यूट हो गए हैं। तो यहाँ पे ग्राउंड वाटर अगर आप निकालते हो तो वो भी आप ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल प्योर आपको मिलेगा। टाइम के साथ ये चीज़ आपका अलग अलग कंट्रीज़ में पॉल्यूट होते जा रही है। इसके अलावा यहाँ पे आपका ये बोल रखा है नेक्स्ट पॉइंट में कि जो आपका वाटर का फ्लो है सरफेस वाटर का वो भी आपका रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि देखिए धीरे धीरे आप ग्राउंड वाटर को निकालते जा रहे हैं और सरफेस वाटर क्या होगा वो नीचे की तरफ धंसता जाएगा। तो सरफेस वाटर क्या होगा, सरफेस वाटर का फ्लो भी कम हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे क्या है, जैसे जैसे आप पानी को निकाल रहे हो और इसका आप कंटेंट आप निकालते जा रहे हो तो धीरे धीरे हर चीज़ का कॉस्ट बढ़ता है और जल्दी ये गंदा भी हो सकता है, और जो कुएं होंगे वो और ज़्यादा गहरे हो जाएंगे। देखिए कुएं क्या है, कुएं में आपका ज़मीन के अंदर का पानी होता है, और ज़मीन के अंदर के पानी को अगर आप हैंडपम्प की मदद से निकालोगे तो कुओं का पानी भी तो धंसता चला जाएगा। तो ये कुछ आपके एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं जो कि आपका ग्राउंड वाटर के पानी को अगर आप निकालते हो। ये एडवांटेज में सबसे अच्छा पॉइंट ये है कि आपका ये पानी इवेपोरेट नहीं होता, ये पानी आपका जल्दी कॉन्टैमिनेट नहीं होता, गंदा नहीं होता, और कहीं ना कहीं ये हमें पूरे साल भर यहाँ पे अवेलेबल होता है। आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। इस वीडियो सेशन को आप अंत तक देखिए, आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट मिलने वाली है। अगर आपने ये सब चीज़ें नोट नहीं की तो कहीं पे आप नोट भी कर सकते हैं। अब चलिए हम आगे के टॉपिक को कवर करें। अब चलिए मैं आप लोगों के साथ एक इम्पॉर्टेंट टर्म यहाँ पे डिस्कस करती हूँ। इन टर्म्स का अगर आपको मतलब पता होगा तो आप इजीली ऐसे टर्म्स आप कर पाएंगे। ये है आपका यूट्रोफिकेशन। अब देखिए ये जो यूट्रोफिकेशन होता है ये क्या है और किससे आपका संबंध रखता है, एक बार अगर आप ये समझ जाएंगे तो ये आपका डिफिकल्ट नहीं है। तो देखिए जब आपका रिवर या फिर जो वाटर बॉडीज होते हैं, क्या होते हैं, वाटर बॉडीज होते हैं, उनके अंदर क्या होता है, जैसे कि हम कई बार मैन्यूर वगैरह डालते हैं, हम बहुत सारे न्यूट्रिएंट अपनी तरफ से डालते हैं, तो इससे क्या होता है, यहाँ पे ये स्टेप्स भी लिखे हैं, आप स्टेप्स को पढ़ सकते हो। जो एक्सेसिव न्यूट्रिएंट जो आपका रेन वाटर के साथ कई बार हम मैन्यूर वगैरह डालते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, यूट्रोफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सबसे पहले क्या होता है, न्यूट्रिएंट जो होते हैं, जो आपका पोषक आपका तत्व होते हैं वो आपका क्या हो जाते हैं, वो बढ़ जाते हैं। पोषक तत्व कैसे बढ़ते हैं, कई बारी बारिश हुई, बारिश के साथ बारिश के पानी में न्यूट्रिएंट आया, हम लोगों ने कोई मैन्यूर वगैरह डाल दिया, तो इस तरीके से जैसे जैसे जो आपका रिवर जो आपका वाटर बॉडीज पुरानी होते जाती है वैसे वैसे उसमें न्यूट्रिएंट बढ़ता ही जाएगा। अब देखिए इसके बाद क्या होगा, इसके बाद यहाँ पे न्यूट्रिएंट के बढ़ने की वजह से जो एक्वाटिक प्लांट होंगे, एक्वाटिक प्लांट का
ग्रोथ भी बढ़ेगा। अब देखिए न्यूट्रिएंट बढ़िया मिल रहा है तो प्लांट, एक्वाटिक प्लांट का जो ग्रोथ है वो बढ़ता जा रहा है। अब एक्वाटिक प्लांट का ग्रोथ यहाँ पे बढ़ेगा तो जो आपका यहाँ पे एल्गी वगैरह होगी, जो काई वगैरह होगी, एल्गी ब्लूम जो होंगे वो आपका क्या होंगे, वो वाटर बॉडीज को कवर कर देंगे। आपने देखे होंगे जो पुरानी नदियां वगैरह होती हैं वो ऊपर से पूरी हरी हरी दिखाई देती है, वो इसके वजह से, एल्गिल ब्लूम के वजह से। अब ये क्या करेंगे, जो न्यूट्रिएंट यहाँ पे फिश को चाहिए था वो न्यूट्रिएंट भी यहाँ पे क्या करेंगी, खाएंगी, जिसके वजह से क्या होगा, जिसके वजह से फिश जो होंगी वो आपकी डेड होने लग जाएंगी और इकोसिस्टम आपका डिस्टर्ब हो जाएगा। इस प्रोसेस को आप यूट्रोफिकेशन के नाम से जानते हो। अब देखिए यहाँ पे ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो कि होना ही है अगर आपका जो वाटर बॉडी है वो पुरानी है, क्योंकि न्यूट्रिएंट जो है उसको मिलता रहेगा। न्यूट्रिएंट मिलने पे एक्वाटिक प्लांट का ग्रोथ होता रहेगा, ग्रोथ होने की वजह से एल्गिल ब्लूम बढ़ेंगे, यानी कि काई वगैरह जो है वो बढ़ेगी, और जिसकी वजह से क्या होगा कि जो फिश वगैरह को जो डिसॉल्व ऑक्सीजन चाहिए था वो नहीं मिलेगा, और डिसॉल्व ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो फिश वगैरह डेड होंगे, हमारे इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। और ये टॉपिक आपका कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें छोड़ के मत जाइएगा, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और अगर आप इतना बेसिक अगर आप पढ़ते हैं, अगर इतना बेसिक आप याद रखते हैं तो आपके ये क्वेश्चंस हो जाएंगे। जैसे कि मैंने कहा ये स्टेप्स आप देख रहे होंगे स्क्रीन में, बस इन स्टेप्स को याद रखिए, इससे आपका ऑर्गेनिज्म वगैरह डेड हो जाते हैं। ये आप एक प्रोसेस है जो कि नेचुरल प्रोसेस आप कह सकते हैं। अब देखिए एक और टर्म यहाँ पे लिखा BOD, ये तो आपने अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखा ही होगा। BOD क्या है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है कि यहाँ पर जो डिसॉल्व ऑक्सीजन होता है, कई बारी जो पानी के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें जितना ऑक्सीजन का डिमांड होता है ताकि वो ऑर्गेनिक मैटर को आपका क्या कर सके, तोड़ सके। BOD क्या है, यहाँ पे बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड को कहते हैं कि ऑक्सीजन का जो डिमांड होता है वो आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म को होता है ताकि वो किसी भी माइक्रोब्स को ब्रेक कर सके। और इन चीज़ों के जैसे यूट्रिफिकेशन मैंने आपके साथ डिस्कस किया, या फिर BOD मैं डिस्कस कर रही हूँ, इनके ना डायरेक्ट आपका डेफिनेशन पूछा जाएगा, इनका इन डेप्थ नहीं पूछा जाएगा। यूट्रोफिकेशन का आपका एक जो आपका लास्ट प्रोसेस है ये पूछा जा सकता है कि इससे क्या होगा, इसके कॉन्सिक्वेंस क्या है, तो आप कहेंगे कि ऑर्गेनिज्म डेड हो जाते हैं। BOD क्या है, एक ऑक्सीजन डिमांड है, किसको, ये ऑक्सीजन डिमांड होता है हमारे जीवाणु को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, ताकि ये क्या कर सके, ये हमारे ऑर्गेनिक मैटर जो हैं उनको ये आपका ब्रेक कर सके पानी के अंदर, क्योंकि ये सारी चीजें पानी से संबंध रखती है, इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं। इसके अलावा देखिए कुछ आपके बेसिक चीजें हैं जो एक्ट वगैरह, उनको भी जरा कवर करते हैं ताकि ये जो वाटर का पूरा टॉपिक है आपका कवर हो सके। अगर हम वाटर थीम के बारे में पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं वाटर से रिलेटेड जो प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट बना था ये हमें पता होना चाहिए कब बना था। यह आपका 1974 में बना था, और साथ ही साथ अभी मैंने आपको बताया था गंगा एक्शन प्लान कब बना था, यह आपका 1985 में बना था। और इसके बाद जो अब नया इनिशिएटिव लिया गया वो कब लिया गया, ये 2016 में लिया गया। साथ ही साथ वर्ल्ड वाटर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, 22 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। और जो आपका दशक बनाया गया था वो कब बनाया गया था, पूरा एक जो आपका 10 ईयर का पूरा स्कीम बनाया गया था वो 2005 से लेकर 2015 तक यहाँ पे बनाया गया था। कुछ आपको डेट्स भी याद होनी चाहिए। इसके साथ साथ यहाँ पे देखिए लास्ट जो स्लाइड है आप लोगों के लिए, यह है कॉजेस ऑफ वाटर पॉल्यूशन। अब जो हमारा पानी जो पॉल्यूट हो रहा है इसके क्या क्या कॉजेस हो सकते हैं। सबसे पहला कॉज लिखा है डिफॉरेस्टेशन, जो हमारे पेड़ जो हैं ये कट रहे हैं, इसके वजह से वाटर जो है आपका पॉल्यूट होगा, क्योंकि वाटर साइकिल डिस्टर्ब होगी, और वाटर साइकिल डिस्टर्ब होगी तो देखिए कहीं ना कहीं क्या होगा, ग्राउंड वाटर का लेवल गिरेगा, इसमें बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दिक्कत कर सकती हैं। इसके अलावा आपका यहाँ पे अगला है ऑयल पोल्यूशन, जो फैक्ट्रीज वगैरह से जो ऑयल वगैरह डायरेक्ट ट्रांसफर किया जाता है वाटर बॉडीज में, उससे क्या होगा कि ऑयल जो है आपका क्या करेगी, वो आपका वाटर बॉडीज को पूरा कवर करती है, जिससे डिसॉल्व ऑक्सीजन में भी प्रॉब्लम आता है। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है।
इसके अलावा एग्रीकल्चर, अब देखिए एग्रीकल्चर आप कहेंगे खेती किस तरीके से है, तो देखिए अगर डायरेक्ट मेन्यूर तो ठीक है, अगर फर्टिलाइजर अगर आप केमिकल चीज़ें डाल देते हैं तो वाटर बॉडीज़ में रहने वाले जो यहाँ पे ऑर्गेनिज्म होंगे, यहाँ पे जो फिश वगैरह होंगी, अगर वो उस चीज़ को इंटेक कर लेते हैं तो वाटर उससे यहाँ पे कॉन्टेमिनेटेड हो जाता है, वाटर ख़राब हो जाता है, जिससे यहाँ पे दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, अब देखिए जो केमिकल सब्सटेंस है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में आप कह सकते हो जो आपका केमिकल वेस्ट वगैरह होता है वो भी पानी को पॉल्यूट करता है। जो आपका वेस्ट वाटर होता है, अगर सीवेज वाटर जो है उसको बिना ट्रीट करे हम डायरेक्ट डाल दें तो उससे भी क्या होगा, उससे भी वाटर बॉडी डिस्टर्ब हो जाएगी और कुछ आपके केमिकल पोल्यूशन जो होते हैं आपके कुछ केमिकल वगैरह, उससे भी ये चीज़ें पॉल्यूट हो सकती हैं। अब देखिए आज के थीम में मैंने पूरी कोशिश की है कि जो वाटर से रिलेटेड जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे मैं आप लोगों के लिए कवर कर सकूं। बाकी देखिए एग्ज़ाम आपका है, पढ़ना आपको है, और एक बार ना ये वीडियो देखने के बाद किसी भी आप मॉक टेस्ट को जो लगा रहे हैं एक बार फिर से लगा के देखिएगा, आपके मॉक टेस्ट का जो स्कोर है ट्रस्ट में इम्प्रूव हुआ होगा, जो कि मैंने आपका स्टार्टिंग में ही बोला था। देखिए ये वीडियो बनाने का एम यही है कि मैं नहीं बनाना चाहती थी अभी ईवीएस की वीडियो, क्योंकि देखिए टाइम बहुत कम है आपके पास भी मेरे पास भी, और मैं सोच रही थी कि यहाँ पे आप सेल्फ स्टडी करो, बट बहुत कमेंट यहाँ पे आ रहे थे कि यहाँ पे ईवीएस की भी थीम वाइज अगर क्लासेस हो जाएं तो बढ़िया होंगी। तो देखिए स्टार्टिंग से लेकर एंड तक हमने कुछ भी फालतू डिस्कस नहीं किया है। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप नए हैं तो आप यहाँ पे जो पेडागॉजी वाला मैराथन है वो भी आप देख सकते हैं, वो भी आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा। इस वीडियो में इतना ही, अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।